आप सभी का अनूप स्टडी जोन में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों का जो पिछला क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, समास पढ़ा था। और आज जो हम लोगों की क्लास होने वाली है वो क्या होगा, उपसर्ग होगा। ठीक है, तो उपसर्ग के पहले हमने क्या पढ़ा, संधि पढ़ा और समास पढ़ा। तो हमने संधि में क्या जाना कि जब भी क्या किया जा रहा था, जब दो वर्णों का मेल कराया जा रहा था और उससे जो भी विकार उत्पन्न हो रहा था वो क्या कहला रहा था, संधि कहला रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, समास पढ़ा। जब हम दो शब्दों का मेल करा रहे थे और उससे जो तीसरा नया शब्द बन रहा था वो क्या था, समास कहला रहा था, है ना। समास विधि से वो बन रहा था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे। और उपसर्ग में क्या होगा कि जब भी हम किसी शब्द के पहले कोई भी अगर शब्दांश हम जोड़ दें, ठीक है, और उससे जो नया शब्द बन रहा है वही क्या कहलाएगा, उपसर्ग। कहने का मतलब क्या है, शब्दांश का मतलब यहाँ से क्या है, शब्दांश का मतलब ये है कि इसका जो प्रयोग है पहले तो किसी भी शब्द के साथ ही किया जाता है, यानी इसे स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे हमने लिखा क्या, ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई भी मूल शब्द लिया जैसे सत्य, ठीक है, और इससे हमारा क्या बन गया, असत्य। एक नया शब्द बना जो कि किससे बना है, उपसर्ग विधि से बना है। ठीक है, जो नया शब्द बना ये किससे बना, उपसर्ग विधि से। और यही हमारा जो शब्दांश यहाँ किसी भी मूल शब्द के पहले जुट रहा है वो क्या कहला रहा है, उपसर्ग है। और ये हमारा क्या है, यहाँ पे मूल शब्द है। अब यहाँ से एक बात हम लोग को और क्या जानना है कि हम जब संधि पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जब भी कोई दो शब्द था और उनके जो वर्ण मिल रहे थे, जो भी विकार उत्पन्न हो रहा था वो शब्द संधि कहला रहा था। तो इन दोनों शब्दों का क्या होता था, एक विशेष अर्थ होता था, है ना। और उससे जो भी तीसरा जो भी शब्द बनता था उन दोनों का जो अर्थ होता था उससे वो रिलेट करता था, यानी उससे वो रिलेट करता था, उससे वो संबंध रखता था। उसी प्रकार हमने समास में भी पढ़ा कि जो दो शब्दों से मिलकर बन रहा था, यानी इन दोनों शब्दों का भी क्या हो रहा था, एक अर्थ हो रहा था, और तीसरा जो नया शब्द बन रहा था उसमें भी क्या था, इन दोनों का अर्थ क्या था, समाहित था। ठीक है, फिर अब हम क्या पढ़ रहे हैं, उपसर्ग। और उपसर्ग में भी सेम ऐसा ही होगा कि जो भी शब्दांश होगा और जो भी क्या होगा, शब्द होगा, और उससे जो नया शब्द बनने वाला होगा, ठीक है, जो नया शब्द बनेगा इन दोनों शब्दों का जो अर्थ होगा उससे रिलेट करेगा। यानी ये जो तीसरा शब्द बन रहा है इसमें भी इन दोनों का अर्थ समाहित होगा। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर क्या होगा, एक का अर्थ समाहित होगा लेकिन दूसरे का नहीं। तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों के अर्थ समाहित हो, लेकिन किसी न किसी एक का अर्थ समाहित होना चाहिए। जैसे अगर देखा जाए, इस अ का मतलब यहाँ पर क्या है, नहीं, ठीक है, और इस सत्य का मतलब यहाँ पे क्या है, सच। यानी कहने का मतलब जो सच नहीं, और असत्य का मतलब क्या होता है, जो सच नहीं है। अर्थात इन्हीं दोनों से क्या हो रहा है, संबंध रख रहा है, इन्हीं दोनों के अर्थ से मिलकर ये जो तीसरा नया शब्द बन रहा है उसका भी अर्थ क्या है, इससे रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो गया, उपसर्ग विधि से बना नया शब्द हो गया। ठीक है, और शब्दांश यही जो यानी कि मूल। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये हमारा सत्य क्या है, मूल शब्द है, और अ ही क्या है, हमारा उपसर्ग है, यानी कि शब्दांश है। अब प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कभी कभी क्या पूछ लिया, जैसे दे दिया असत्य, है ना। अब पूछेगा इसमें जो होता है मूल शब्द क्या है, तो इसमें अगर हम इस अ को हटा दे, इस उपसर्ग को हटा दे, शब्दांश को, तो हमारा जो बचेगा वही क्या होगा, हमारा मूल शब्द। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपसे एक प्रश्न किया जाए, जैसे क्या कि निम्न में से क्वेश्चन है, निम्न में से उपसर्ग विधि से बना
उपसर्ग विधि से बना शब्द नहीं है। ठीक है, और यहाँ आपको पहला ऑप्शन दे दिया जाए जैसे कुमाता, जो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा दुकान, तीसरा जो ऑप्शन है वो हो गया दुकाल, और चौथा जो ऑप्शन हो गया मान लीजिए इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? ठीक, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये क्या है, यहाँ पे है कुमाता, दुकान और दुकाल। तो इसमें तीनों में हम क्या देख रहे हैं, कु यहाँ भी उपसर्ग आया है, दु यहाँ भी उपसर्ग आया है और दु यहाँ भी उपसर्ग आया है ना। यानी कि इन तीनों को देखने पर क्या लग रहा है कि तीनों में क्या है, तीनों जो शब्द हैं वो उपसर्ग विधि से बने हैं। लेकिन अब हमें अभी मैंने क्या बोला कि ये जो शब्दांश होते हैं इन सब का भावार्थ होता है। तो इस कु का मतलब क्या होता है यहाँ से बुरा, और माता का मतलब क्या है माँ। तो इससे जो यानी कि कहने का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, बुरी माता। ठीक है, यानी इन्हीं दोनों शब्दों से, इन दोनों शब्दों से जो भी अर्थ निकल रहा है, तीसरा जो भी नया शब्द बन रहा है वो इससे संबंधित यानी उसका जो अर्थ है उसमें समाहित है ना। तो यानी कि यहाँ पे जो उपसर्ग लगा है वो क्या है, कु, यानी ये उपसर्ग विधि से बना शब्द है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पे, दुकाल। ठीक है, अब दु का मतलब क्या होता है, बुरा होता है, नीचा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दु का अर्थ क्या हो गया, बुरा, और काल का अर्थ क्या होता है, समय। यानी कहने का मतलब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बुरा समय। ठीक है, तो बुरा समय यानी ये तीसरा अर्थ दे रहा है जो कि सही है। अब यहाँ पे देखा जाए दुकान, दु का मतलब क्या होता है, बुरा, और कान का मतलब हम लोग कान से लेंगे तो बुरा कान क्या होता है, नहीं। यानी बल्कि दुकान किसे कहा जाता है, तो दुकान ऐसे स्थान को कहा जाता है जहाँ पर कोई जो व्यक्ति होता है अपनी आजीविका कमाने के लिए बैठता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये जो दुकान शब्द है ये खुद में तो मूल शब्द है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, तो इसलिए दुकान यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपसर्ग विधि से बना शब्द नहीं है। लेकिन जो कुमाता है और दुकाल है ये उपसर्ग विधि से बना शब्द है, और ये क्या कर रहे हैं, इन दोनों का जो भी अर्थ हो रहा है उससे जो भी एक नया शब्द बन रहा है उसमें दोनों का अर्थ क्या है, समाहित है। अब हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया। अब थोड़ा सा अब शाब्दिक अर्थ उपसर्ग का, यानी हम लोगों ने जाना कि थोड़ा सा बस कि उपसर्ग होता क्या है। अब इसका हम लोग यहाँ से शाब्दिक अर्थ, यानी उप का मतलब क्या होता है, उप का मतलब होता है समीप, है ना। और सर्ग का मतलब क्या होता है, सृष्टि करना या फिर बनाना, सृष्टि करना या फिर बनाना। ठीक है, अर्थात इसके कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि किसी भी शब्द के समीप में आकर एक नया शब्द बनाना। ठीक है, किसी भी, यानी उप का मतलब क्या कहने का है यहाँ से, समीप, और सर्ग का मतलब क्या होता है, सृष्टि करना या फिर बनाना। ठीक, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि किसी भी शब्द के समीप में आकर ऐसा कोई शब्द जिसके मतलब किसी भी शब्द के समीप में आकर एक नया शब्द का निर्माण करेगा तो वही क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। जैसे अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे हमने क्या लिखा था कि कोई भी अगर शब्दांश है ना, कोई भी शब्दांश अगर मूल शब्द यानी शब्द में आता है और उससे जो भी नया शब्द बनता है उपसर्ग विधि से बना नया शब्द। ठीक है,
तो यही जो हमारा शब्दांश, जो भी शब्दांश यहाँ पे जुट रहा है वही क्या कहला रहा है, उपसर्ग कहला रहा है। यानी और किसी भी शब्द के पहले शब्दांश जुटकर जो भी नया शब्द बना रहा है वही क्या है, उपसर्ग विधि से बना नया शब्द है। तो मैंने आपको बता भी दिया कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं ना, कि निम्न में से कौन से शब्द में मूल शब्द है या नहीं, है ना। फिर उसके बाद पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा शब्द है जो उपसर्ग विधि से बना है या फिर उपसर्ग विधि से नहीं बना है, ठीक है। या फिर कोई भी शब्द आपको जैसे दे दिया जाएगा परिभ्रमण, है ना, ऐसे दे दिया जाएगा और पूछ सकता है कि ये जो शब्द है इसमें जो उपसर्ग है वो क्या है। तो यहाँ जो उपसर्ग है वो क्या है, परि। और परि का मतलब यहाँ क्या होता है, परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर, है ना। और भ्रमण का अर्थ क्या होता है, घूमना। यानी परिभ्रमण का अर्थ क्या हो जाता है, चारों ओर घूमना, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि जो ये उपसर्ग है इनका जो प्रयोग है कितने आधार पे, यानी किस में, विलोम शब्द हो गया जैसे पर्याय, कितने प्रकार से उपसर्ग को एक प्रकार से यूज इनका कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और क्या पढ़ेंगे, नई विशेषता वाले शब्द, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि जो उपसर्ग है, ठीक है, उपसर्ग विधि से कितने प्रकार के जो शब्द हैं बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ उपसर्ग के प्रयोग से 3 प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं, है ना। उपसर्ग के प्रयोग से 3 प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं। 3 प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। पहला इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विलोम शब्द, यानी कि उपसर्ग का प्रयोग करके हम क्या बना सकते हैं, विलोम शब्द बना सकते हैं। फिर दूसरा क्या बना सकते हैं, पर्यायवाची शब्द बना सकते हैं। और तीसरा हम लोग क्या बना सकते हैं, नई विशेषता वाले शब्द बना सकते हैं, है ना, नई विशेषता वाले शब्द, ठीक है। अब विलोम शब्द कैसे बनाया जा सकता है, जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखें, क्या पहला एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, जैसे अगर बोला जाए आ और गमन, ठीक है, आधन गमन, और यहाँ पे जो हमारा उपसर्ग, यहाँ नया शब्द जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, आगमन, है ना। अब ये हमारा जो गमन था वो क्या था, हमारा मूल शब्द है ना, और आ क्या है, यहाँ पे उपसर्ग है। अब इस आ का अर्थ यहाँ पे क्या होता है, नहीं, और इस गमन का अर्थ क्या है, यहाँ से जाना, ठीक है। अब यहाँ पे और आगमन का अर्थ क्या होता है, आगमन का अर्थ मतलब आया हुआ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आ का मतलब क्या है, नहीं, गमन का मतलब क्या है, जाना, है ना। तो नहीं जाना, और नहीं जाना मतलब वो यही है, और आगमन का अर्थ क्या हुआ, आया हुआ, मतलब अगर वो नहीं गया, यही है, मतलब एक प्रकार से यही है, तो मतलब आया हुआ, यानी इससे रिलेट कर रहा है ना। थोड़ा थोड़ा तो अपना कॉमन सेंस यूज तो करना ही पड़ेगा, है ना। ये यहाँ पे क्या था, जाना, ठीक है। और इसी जाना में जब हम आ जोड़ दिए, यानी कोई उपसर्ग जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया, इस गमन का क्या हो गया, विलोम हो गया, उल्टा हो गया। यानी गमन का मतलब जाना और आगमन का मतलब एक प्रकार से आना, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, विलोम है। तो इससे उपसर्ग का प्रयोग करके हम विलोम शब्द बना सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो गया, अप और मान, ठीक है। अब यहाँ पे जो मान का अर्थ होता है, मान का अर्थ क्या होता है, सम्मान, और अप का मतलब क्या होता है, बुरा। और इससे जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक नया शब्द अपमान,
है ना। और यहाँ जो अपमान का अर्थ होता है यानी जिसका सम्मान न हो, यानी कि बदनामी एक प्रकार से, है ना। तो यहाँ पे मान का अर्थ क्या था, सम्मान, और इसमें जैसे ही हमने क्या जोड़ दिया, उपसर्ग जोड़ दिया, और जिसका अर्थ क्या होता है, बुरा। तो यहाँ से क्या अर्थ निकल रहा है, बुरा सम्मान, और टोटल जो हमारा अपमान का अर्थ क्या है, बदनामी। और जब उसको बुरा सम्मान मतलब जिसको सम्मान न दिया जाए है, ठीक है, तो अपमान यहाँ पे क्या हो जाएगा, बदनामी। मान का जस्ट उल्टा क्या हो गया, अपमान। तो यहाँ भी हमने क्या देखा कि बस अप उपसर्ग जोड़ते ही क्या बन गया, इसका मान का क्या बन गया, उल्टा बन गया। ठीक है, तो यानी कि उपसर्ग से हम लोग क्या बना सकते हैं, विलोम शब्द बना सकते हैं। अब जैसे है पर्यायवाची शब्द, यानी कि उपसर्ग से क्या बनाना है, यहाँ पे पर्यायवाची शब्द बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, परि, और यहाँ क्या है, भ्रमण, और परिधन भ्रमण से क्या बन जाएगा, परिभ्रमण। यहाँ परि का अर्थ क्या होता है, चारों ओर, है ना। और भ्रमण का अर्थ क्या होता है, घूमना, और इसका अर्थ क्या हो जाएगा, चारों ओर घूमना। तो यहाँ पे हम देख रहे थे भ्रमण का अर्थ क्या था, घूमना था, और परि जैसे उपसर्ग लगाया उसका अर्थ क्या दे रहा था, चारों ओर। और इससे जो भी नया शब्द बना है उसका अर्थ क्या निकल रहा है, चारों ओर घूमना। यानी कि भ्रमण का जस्ट समान अर्थ निकल रहा है। यानी कहने का मतलब उपसर्ग लगाकर हम क्या बना सकते हैं, पर्यायवाची शब्द भी बना सकते हैं। तीसरा है हम लोगों का क्या, एक नई विशेषता वाला शब्द भी बनेगा। जैसे अगर हम यहाँ देखें अनुधन शासन, अनुधन शासन से क्या बनने वाला है, अनुशासन, है ना। अब शासन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे नियम कानून, ठीक है, नियम कानून। और अनु का मतलब क्या होता है, यहाँ से स्वयं, ठीक है। अनु का मतलब क्या होता है, स्वयं, और शासन का मतलब क्या होता है, नियम कानून। और अनुशासन का मतलब क्या होता है, स्वयं पर शासन, एक प्रकार से स्वयं को शासित करना, स्वयं को एकदम मतलब डिसिप्लिन ना, एक तरीके से स्वयं को शासित करना। तो यहाँ पे एक नई विशेषता यानी एक नया अर्थ दे रहा है, स्वयं को शासित करना। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या देख लिया, उपसर्ग के प्रयोग से 3 प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और नई विशेषता वाले शब्द। ठीक है, अब हम क्या देख लेते हैं, जैसे उपसर्ग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे क्या है, अगर बोला जाए कि उपसर्गों की संख्या, ठीक है, यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, पहले कुछ उपसर्गों की संख्या। तो जो उपसर्गों की संख्या हम लोग पढ़ेंगे, संस्कृत में कुछ अलग उपसर्ग है ना, कुछ हिंदी में है, कुछ उर्दू में और कुछ अंग्रेजी में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, संस्कृत में जो उपसर्गों की संख्या है वो कितनी है, 22। ठीक है, दूसरा जो हिंदी में उपसर्गों की संख्या है वो कितनी है, 13, और उर्दू में जो उपसर्गों की संख्या है वो कितनी है, 19, और अंग्रेजी में जो उपसर्गों की संख्या है वो कितनी है, 6। ठीक है, तो यहाँ से आपसे परीक्षा के दृष्टि से प्रश्न किए जाते हैं कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो 22। ठीक है, हिंदी में उपसर्गों की संख्या है तो 13, उर्दू में उपसर्गों की संख्या तो 19, और लास्ट क्या है, अंग्रेजी में जो उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो 6 है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि ऐसे शब्दांश जो भी किसी शब्द के आगे लग रहे थे वही क्या कहला रहे थे, उपसर्ग। ठीक है, और हमने साथ ही साथ क्या जाना कि जो भी जो शब्दांश था और जो शब्द था, ठीक है, उन दोनों के जो भी एक नया शब्द बन रहा था उन दोनों के अर्थ से रिलेट कर रहा था, संबंध रख रहा था। तो अब जितने भी उपसर्ग थे, ठीक है, उन सभी का हमको भावार्थ भी एक प्रकार से जानना होगा। ठीक है, तो हम लोग को उपसर्ग पहचानने में ज़्यादा आसानी होगी। हमने क्या देखा कि संस्कृत में कितने उपसर्ग थे, 22 उपसर्ग थे, है ना।
और हिंदी में कितने उपसर्ग थे 13 और उर्दू में कितने थे 19। तो इन सभी के हम लोग क्या देख लेते हैं, भावार्थ देख लेते हैं कि उनके अर्थ क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संस्कृत में कितने उपसर्ग थे, 22 उपसर्ग थे, है ना। संस्कृत में जो उपसर्गों की संख्या थी वो कितनी थी, 22 थी। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, अति। अति का मतलब क्या होता है, अधिक, है ना। अति का मतलब क्या होता है, अधिक और ऊपर से है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या बोला जाए, जैसे हम लोग देख ले एक अत्यधिक, और अत्यधिक किससे बना है, यहाँ पे अगर हम कोई शब्द ले ले जैसे अत्यधिक, ठीक है। अब इस अत्यधिक शब्द को देखकर ही हमें पता चल गया कि ये संधि विधि से, सबसे पहले देखा जाए तो संधि विधि से बना है, यानी कि अति धन अधिक से बना है। ठीक है, ठीक। और इस अति का मतलब ही क्या होता है, अति का भावार्थ यहाँ से क्या है, अधिक। ठीक है, अधिक, और यहाँ भी क्या मिल गया है, अधिक। अत्यधिक का मतलब क्या हो गया, यहाँ से बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, अधि। अधि का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, ऊपर होता है, ऊंचा, प्रधान या मुख्य है। फिर उसके बाद तीसरा जो है क्या है, अनु। अनु का मतलब क्या होता है, समानता, स्वयं या फिर पीछे। जैसे हम लोग अगर बोले अनुगमन ना, तो अनु का मतलब वहाँ पे क्या हो जाता है, पीछे, और गमन का मतलब क्या होता है, जाना। तो टोटल क्या बन जाता है, अनुगमन, यानी पीछे पीछे जाना। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या देखते हैं, क्या है, यहाँ पे क्या है, अप। और अप का अर्थ क्या होता है, लघुता, अभाव या फिर क्या होता है, हीनता। अभि का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, पास होता है, अति, और क्या होता है, अधिकता होता है। ठीक है, यहाँ पे अव का अर्थ क्या है, अव का अर्थ क्या होता है, नीच होता है, दीनता होता है, अनादर होता है, और क्या होता है, दूर या फिर अल्पता। अल्पता का मतलब एक प्रकार से किसी भी चीज़ की जब कमी हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ आ है। आ का मतलब क्या हो जाता है, तक, उल्टा या समेत। परि का अर्थ क्या होता है, अभी जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, जैसे परिभ्रमण। परि का अर्थ वहाँ पे क्या था, चारों ओर। तो एक अर्थ और होता है परि का, जैसे कि आस पास। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या देखते हैं, उत। उत का अर्थ क्या होता है, ऊपर से है, ऊंचा होता है, श्रेष्ठ, और किससे है, उत्तम से। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, उप। उप का अर्थ क्या होता है, निकटता, गौड़, सहायक। गौड़ का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जिसको कम महत्व दिया जाए, उसी का गौड़ का यहाँ जो तात्पर्य है, जिसको कम महत्व दिया जाए, वही क्या कहलाएगा, गौड़। ठीक है, तो यहाँ उप का जो अर्थ है, निकटता, गौड़, सहायक, और किससे है, हीनता से है। फिर हम क्या देख रहे हैं, दुर। दुर का मतलब क्या होता है, बुरा, कठिन, दुष्ट और हीन। जैसे दुर का अर्थ यहाँ पे क्या है, कठिन से भी है, बुरा से भी है, दुष्ट से भी है, हीन से भी है। तो जैसे अगर यहाँ एक एग्जाम्पल इसमें हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि दुर्गम ना। अब पूछा जाए आपसे कि जो दुर्गम शब्द है, इसमें जो उपसर्ग है वो क्या है, या उपसर्ग विधि से बना शब्द ये है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, दू अगर इसको अलग कर दे, तोड़ दे, तो दू क्या अलग हो जाता है, और यहाँ से क्या अलग हो जाता है, गम की जगह गर्म अलग हो रहा है ना। यहाँ पे ये र है, यानी यहाँ जो उपसर्ग हम लोग का निकलेगा वो क्या हो जाएगा, दुर्धन गम, और इससे क्या मिलकर बन जाएगा हमारा, दुर्गम, यानी कि जहाँ जाना कठिन हो। ठीक, अब फिर देखते हैं दुष। दुष का मतलब क्या होता है, बुरा, कठिन, हीन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा हम लोग का दुस्साहस, है ना। तो वहाँ पे दुस्साहस में हम लोग का क्या लगा है, दुस उपसर्ग लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं दुह का मतलब क्या होता है, कठिन होता है, बुरा और दुष्ट से है। फिर यहाँ पे क्या है, नी का मतलब क्या होता है, भीतर, नीचे और अतिरिक्त होता है। निर का अर्थ क्या होता है, निर का अर्थ निषेध, यानी कि मना करने से है, और क्या है, रहित। ठीक है, फिर निस का अर्थ क्या होता है, रहित और पूरा से। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, परा। परा का मतलब क्या होता है, पीछे, उल्टा, पराया या फिर अनादर। फिर यहाँ पे हम क्या देखते हैं, प्र। और प्र का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, अधिक, आगे और ऊपर से है। फिर हम लोग देखते हैं प्रति। प्रति का अर्थ क्या होता है, हर एक ना। ठीक है,
हर एक से है, फिर उसके बाद किसी के समान या फिर मुकाबले से है। ठीक, अब इसके बाद क्या है, वी का मतलब क्या होता है, भिन्नता, हीनता और असमानता से है। फिर हम उसके बाद देखते हैं सम और सु। सम का अर्थ यहाँ किससे है, पूर्णता से, अच्छा से, संयोग से है। और सु का मतलब क्या होता है, अधिक अच्छा। ठीक है, अधिक अच्छा मतलब जैसे अगर बोला जाए सुपुत्र, है ना, तो एक प्रकार से क्या हुआ, अच्छा पुत्र। ठीक है, सुकर्म, तो यहाँ पे जो हो जाएगा हम लोग का सु का मतलब क्या हो जाएगा, अधिक अच्छा। तो ये थे हमारे कितने, संस्कृत में जितने 22 उपसर्ग थे, टोटल 22 उपसर्ग के क्या थे, भावार्थ थे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो हिंदी में 13 उपसर्ग है उसके भी भावार्थ देख लेते हैं। ठीक, तो हिंदी भाषा में जो उपसर्गों की संख्या थी वो कितनी थी, 13 थी। अब इन 13 उपसर्गों का हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, भावार्थ देखेंगे, इसका अर्थ देखेंगे। तो यहाँ पे अ का अर्थ क्या है, अभाव और निषेध से है। अन का अर्थ, यहाँ अन में हलंत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अन का अर्थ भी क्या होता है, अभाव और निषेध से ही है। अध का अर्थ क्या होता है, आधा। ठीक है, अध का जो यहाँ पे अर्थ है वो किससे है, आधे से है। फिर उन का अर्थ क्या होता है, एक कम। अब एक कम से मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, अगर लिखा गया उन धन 30, ठीक है, से हमारा क्या बन जाएगा, 29। और 29 से कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 29 से है। ठीक है, और इस 30 से मतलब किससे है, 30 से है। और इस उन का अर्थ यहाँ पे क्या है, एक कम। ठीक, अब यहाँ पे 30 हमारा क्या है, मूल शब्द है ना, और उसमें क्या जुटा है, उन, एक शब्दांश उन जुटा है जो कि हमारा उपसर्ग है, और इसी का अर्थ एक कम। तो 30 से एक कम ही क्या हो जा रहा है, 29 हो जा रहा है। ठीक है, तो इस उन का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कम से है। औ का अर्थ यहाँ पे क्या है, हीन और निषेध से है। कु का अर्थ मतलब क्या होता है, यहाँ पे बुराई, हीनता, नीच, जैसे अगर देखा जाए कुपुत्र, है ना। अब कु का मतलब क्या है, बुरा से है, पुत्र का मतलब बेटे से है, यानी कि बुरा पुत्र। फिर उसके बाद हम देखते हैं स का अर्थ यहाँ पे श्रेष्ठता और अच्छे से है। क का अर्थ यहाँ पे क्या है, बुराई, हीन, नीचता से है। शु का अर्थ किससे है, श्रेष्ठता से और अच्छा से है। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, नी का अर्थ क्या होता है, निषेध, अभाव और रहित से है। फिर उसके बाद आता है दू का अर्थ क्या होता है, बुरा होता है, दो होता है या फिर हीन होता है। विन का जो अर्थ है यहाँ पे निषेध है, अभाव है और किससे है, रहित से है। और भर का अर्थ क्या है, यहाँ पे पूरा और ठीक से है। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा हम लोग का भरपेट, है ना, इसमें क्या है, उपसर्ग विधि से भी बना है, इसमें समास भी है ना, यानी उपसर्ग विधि से भी बना है, समास विधि से भी बना है भरपेट जो शब्द है। ठीक है, अब अगला हम लोग का जो लास्ट बचा है वो क्या है, उर्दू। ठीक है, उर्दू वाले जो उपसर्गों की संख्या है वो कितनी है, 19। अब हम उसको देखते हैं, जो उर्दू में उपसर्गों की संख्या कितनी है, 19 है। ठीक है, तो उन अब 19 उपसर्गों के हम क्या देखेंगे, भावार्थ देखेंगे, अर्थ देखेंगे। कि जैसे यहाँ पे क्या है, पहला जो उर्दू का उपसर्ग है वो क्या है, कम, और कम का अर्थ यहाँ किससे है, थोड़ा और हीन से है। ठीक, खुश का अर्थ यहाँ किससे है, अच्छा से है, शुभ से है और किससे है, प्रसन्न से है। फिर उसके बाद गैर से यहाँ किसका अर्थ है, भिन्न, दूसरा या फिर पराया से है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, दर, और दर का अर्थ क्या होता है, में। ठीक, फिर यहाँ है ना, और ना का अर्थ यहाँ किससे है, फिर से अभाव या निषेध से है ना। ब का अर्थ यहाँ किससे है, अनुसार या फिर के साथ से है। फिर यहाँ पे क्या है, बा का जो अर्थ है यहाँ पे किससे है, साथ से है। फिर यहाँ है बर का जो अर्थ है वो किससे है, ऊपर से, पर से या फिर बाहर से है। बद का अर्थ यहाँ पे किससे है, बुरा से है। बे का अर्थ क्या है, बिना या फिर रहित से है, जैसे बेइज्जत, है ना, तो यानी बिना इज्जत के। ला से यहाँ पर किसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है, बिना। फिर यहाँ है क्या, सर, और सर से क्या अर्थ है यहाँ पर, मुख्य और श्रेष्ठ से है। हर का अर्थ यहाँ किससे है, प्रतीक से है। हम का अर्थ क्या होता है, साथ रहने वाला यानी बराबर का। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम सफ़र या हम दर्द या हम उम्र, है ना। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे, अल का अर्थ यहाँ किससे है, निश्चित से है। ठीक है,
इन का अर्थ किससे है यहाँ पे, ठीक से। फिर फी का अर्थ यहाँ पे क्या है, में या पर। बिल का अर्थ है साथ से, और बिला का अर्थ किससे है, बिना से है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उपसर्ग के संस्कृत में जो 22 उपसर्ग थे, उर्दू में जो 19 उपसर्ग हैं, और हिंदी में जो 13 उपसर्ग हैं, उन सभी के हम लोगों ने क्या देख लिए, भावार्थ देख लिए। ठीक है, तो उपसर्ग का जो टॉपिक था अब यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा वो किसका होगा, प्रत्यय का होगा। ठीक है, तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।